हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीव जगत को कुल 5 किंगडम में बांटा था। कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग उसके 5वें किंगडम को यानी किंगडम एनिमेलिया को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमेलिया को जनरली एनिमल किंगडम ही कहा जाता है। क्लियर? अब क्या है कि ये चैप्टर एनिमल किंगडम ये क्लास 11th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नीट के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा इस चैप्टर को। हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को इतना आसान तरीके से डिस्कस किया जाए कि सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्लासरूम में और डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेन फीचर्स ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं के प्रमुख लक्षण। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर पाए जाते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग जंतु यानी एनिमल कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी जंतु, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता है, सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर? अगला क्या है कि सभी के सभी एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं यानी परपोषी होते हैं। अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, और क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं यानी इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। विकसित जो न्यूक्लियस है वो इनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, अगला क्या है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो पोषण की विधि है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है होलोजोइक। होलोजोइक यानी होलोजोइक 10th में, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। होलोजोइक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म भोज्य पदार्थ को पूरा का पूरा इनगल्फ करता है, इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण करता है, निगलता है उसको, और उसके बाद उसका पाचन करता है और उसका भिन्न भिन्न तरीके से उपयोग करता है। ठीक, तो पूरा का पूरा जो भोज्य पदार्थ है उसको इनगल्फ करना, निगल लेना, ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। क्लियर? अब क्या है कि जनरली मोटाइल होते हैं यानी एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं जितने भी जंतु हैं। ठीक, तो ये सभी के सभी क्या थे? मेन फीचर्स ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं के प्रमुख लक्षण। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये लक्षण उपस्थित हैं तो उसको जंतु कहा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जंतु जगत को यानी एनिमल किंगडम को मुख्यतः 11 फाइलम में बांटा गया है। 11 फाइलम में वर्गीकृत किया गया है पूरे एनिमल किंगडम को। और वो फाइलम कौन कौन से हैं, वो संघ कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, अगला है टीनोफोरा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर है एस्कहेल्मिन्थेस, फिर है एनिलिडा, उसके बाद है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ एनिमल किंगडम का कौन सा है? तो वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक, अगला जो संघ है वो है मोलस्का, और मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है यानी दूसरा सबसे बड़ा संघ एनिमल किंगडम का जंतु जगत का है मोलस्का। ठीक, उसके बाद है अगला जो फाइलम वो है इकाइनोडर्मेटा, फिर है हेमिकॉर्डेटा और लास्ट है कॉर्डेटा। तो ये 11 फाइलम हैं जिनमें एनिमल किंगडम को बांटा गया है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि इन 11 फाइलम में बांटने का आधार क्या है? वो कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर एनिमल किंगडम को इन 11 फाइलम में बांटा गया है? तो वो सारे आधार हैं ये। ठीक,
यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या क्या है वो देखते हैं। ये अभी बस नाम समझ लीजिए, एक एक करके हम लोग अभी बारी बारी से बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको आधार बनाया गया है ये क्लासिफिकेशन के लिए, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के स्तर। उसके बाद है बॉडी प्लान यानी शरीर का आयोजन। अगला है सिमेट्री यानी सममिति। उसके बाद है जर्म लेयर्स। उसके बाद है सीलोम यानी देह गुहा। उसके बाद है सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन। और लास्ट जो है वो है नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको आधार बनाया गया है, जिनके आधार पर इन 11 फाइलम में बांटा गया है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए समझिए कि सबसे पहले हम लोग इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे कि क्या है ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, कैसे इसको आधार बनाया गया और जंतुओं को इसमें बांटा गया। ठीक, तो इन एक एक पॉइंट्स को हम एक एक करके बारी बारी से पहले डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत ही आसान है, सिंपली समझ में आ जाएगा। और फिर हम लोग आएंगे फाइलम्स पे और एक एक फाइलम को बारी बारी से लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, उसके उदाहरण भी देखेंगे। और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएंगी जब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के स्तर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के स्तर। देखिए, सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर का संगठन एक जैसा नहीं होता है। अब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऐसे समझिए कि अगर हम मनुष्य की बात करें, हम अपनी बात करें, तो क्या है कि बहुत सारे सेल्स जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं वो आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, लेकिन ये व्यवस्था सेल्स से टिश्यू का बनना, टिश्यू से ऑर्गन्स का बनना, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम का बनना, ये व्यवस्था, ये संगठन सभी जंतुओं में संभव नहीं है। ठीक, कुछ में क्या होता है कि केवल सेल्स ही रहते हैं, आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बना पाते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है, सेल्स मिलकर के टिश्यू तो बना लेते हैं लेकिन टिश्यू से ऑर्गन्स नहीं बन पाता है। कुछ में क्या होता है, ऑर्गन्स तक तो बन जाता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता है। और लास्ट में जो सबसे हायर, सबसे विकसित जो जंतु हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पे ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन के जो स्तर हैं वो 4 प्रकार के मिलते हैं जंतुओं में। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नाम से क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत ही क्लियरली यही समझ में आ जाएगा कि क्या है कि केवल सेलुलर लेवल पाया जाता है। अभी जो बात हो रही थी ना, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, वो यहां पे नहीं होता है। केवल सेल्स पाए जाते हैं शरीर में लेकिन उनसे मिलकर के टिश्यू का निर्माण नहीं होता है। अगले में क्या है कि टिश्यू का तो निर्माण हो जाता है, सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लेते हैं लेकिन टिश्यू से फिर से ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। ठीक, अगले में क्या है कि ऑर्गन बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता है, ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते हैं। तो और लास्ट वाला क्या है, ऑर्गन सिस्टम, यानी सबसे विकसित जो है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ऐसे एक मोटा मोटी एक अंदाजा तो लग गया होगा कि नाम से कैसे क्लियर करते हैं चीजों को। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय स्तर का संगठन। इसमें क्या होता है कि शरीर मल्टी सेलुलर होता है। देखिए ये तो इसमें कोई अपवाद ही नहीं है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे ही होंगे, बहुकोशिकीय होंगे ही। ठीक, तो शरीर तो मल्टी सेलुलर होता है परंतु सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू या ऑर्गन्स का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक, अर्थात शरीर में केवल सेल्स होते हैं, टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि निम्न जो स्तर के एनिमल हैं यानी कि अविकसित जो एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है और इसका उदाहरण है पोरीफेरा। पोरीफेरा इसका उदाहरण है। क्लियर है यहां तक? अगला है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऊतक स्तर का संगठन। इसमें क्या है,
सिंपल ही है कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बना देंगे। तो वही लिखा भी गया है कि एक समान कार्य करने वाले सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक, और क्या होता है कि इसके आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती है, परंतु टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, शरीर में केवल टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? इसका उदाहरण क्या है, सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा। ये दोनों जो फाइलम हैं, इनके जो सदस्य हैं उनमें इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? अब क्या है अगला, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंग स्तर का संगठन। इसमें क्या है, नाम से ही क्लियर है कि टिश्यू मिलकर के अंग बना देंगे, लेकिन उससे आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो वही लिखा गया है कि टिश्यूज, जो शरीर में टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वो आपस में मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। परंतु इसके बाद क्या है कि परंतु ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है, और इसका एक ही उदाहरण है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये दिमाग में रखिएगा। प्रश्न भी बनता है कि वो कौन से संघ के प्राणी हैं, मतलब एनिमल किंगडम का कौन सा संघ है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जब ये इस नाम से पूछ ले तो एक ही उसका आंसर है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक, और लास्ट जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंग तंत्र स्तर का संगठन। और ये सबसे विकसित जंतुओं में पाया जाता है। इसमें क्या है कि सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया जो है क्या है कि ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम के मिलने से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, यानी किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारे अंग मिल करके एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो पाचन तंत्र है, पाचन करने के लिए पूरा पाचन तंत्र, कई सारे अंग मिले हुए हैं। ठीक, तो वही है कि ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन उसी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये बाकी बचे हुए संघ जो हैं उनमें पाया जाता है, या कह सकते हैं हायर एनिमल में या विकसित एनिमल्स में ये पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि एस्केल्मेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो फाइलम है, उनके जंतुओं में इस लेवल ऑर्गेनाइजेशन की प्राप्ति होती है हमें। ठीक, तो उम्मीद है ये सारी चीजें बहुत ही सिंपली समझ में आ गई होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के स्तर। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अगले पॉइंट को, जो कि है बॉडी प्लान, यानी शरीर आयोजन। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में बॉडी प्लान यानी शरीर आयोजन के डिस्कशन के साथ।